Okay, so we have done octet rule up to now and उसके आगे बढ़ते हम लोग। आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के सारे पॉइंट्स जो हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे कि कैसे मॉलिक्यूल एग्जैक्टली बनता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल की। तो हम कहते हैं कि कैसे कहते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम जब इस तरह कंबाइन करेंगे तो H2 बनता है। बट हाइड्रोजन तो एक सिंबल है। जब भी हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक प्रोटॉन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंबाइन कर रहा है, तब H2 बनेगा। लेकिन जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में कुछ रिपल्शन और कुछ अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम to form molecule, there are some attractive and repulsive forces operates. Okay, और ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस क्या हैं, इनको समझना है। तो देखो ध्यान से, पहले हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को E1 मैंने कह दिया और प्रोटॉन को P1, और प्रोटॉन किस में होता है? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस को मैंने N1 कह दिया। न्यूक्लियस मीन्स यहाँ प्रोटॉन है। और दूसरे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को मैंने E2 कहा और न्यूक्लियस को N2 कहा। सबको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन नहीं है, बट इसमें जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब ये दो कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन एटम, तो पहले के इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में पहले हाइड्रोजन एटम और दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। तो हम पहले बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। रिपल्सिव फोर्सेस क्या है इनके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड हाइड्रोजन एटम, ये रिपल्सिव फोर्स है। एंड न्यूक्लियस यानी मीन्स प्रोटॉन्स ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन टू द प्रोटॉन्स ऑफ द सेकेंड हाइड्रोजन, ये इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं। एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे? ये रिपल्सिव फोर्सेस क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर ये पॉजिटिव है, तो सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एटम टू द न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट एटम, क्योंकि ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है। इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट एटम टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंड एटम, ये भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। और इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, ये भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। और
इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकेंड एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट एटम, ये भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो टोटल 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और यहाँ पर 2 रिपल्सिव फोर्सेस हैं। तो यू कैन सी कि नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है इनका अट्रैक्शन का। इसलिए क्या मैं ये एक लाइन बोल सकता हूँ कि जब 2 एटम कंबाइन करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब 2 एटम कंबाइन करते हैं तो बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज़्यादा होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये किसने बताया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस is greater than repulsive forces, then bond is formed, then bond is formed। बहुत ही सिंपल लाइन है बट इम्पॉर्टेंट है, तब बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। तो अब एक जनरल आप लैंग्वेज बना सकते हो कि अगर कोई पूछे कि ये बॉन्ड क्यों नहीं बना, तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कहोगे कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है या बैलेंस्ड है, इस वजह से बॉन्ड नहीं फॉर्म हुआ है। क्योंकि बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा हो। हिमांशु यादव, आप माइक को म्यूट करें। अब देखो, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है और केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं अभी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एसपीडीएफ में करा है। तो जब हम ये कहते हैं कि 2 एटम पास आ रहे हैं, तो अब हम कहेंगे कि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस पास आ रहे हैं। तो अब मैं हाइड्रोजन को बोलूँगा 1s1 और ये 1s1। तो जब एटम पास आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ऑर्बिटल पास आ रहे हैं, यानी कि ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब ये लैंग्वेज यूज करेंगे क्योंकि एच तो एक सिंबल है, इससे क्या होता है? कुछ नहीं। तो बेसिकली combination of orbitals takes place during formation of bond। ठीक है, 2 एटम पास है मतलब उनके ऑर्बिटल पास आ रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, जब ऑर्बिटल पास आते हैं तो इससे जो कंसेप्ट निकलता है उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbital is called overlapping। ठीक है, तो देखो, इसका s ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रहा है। अब मैं इसके s ऑर्बिटल को ऐसे दिखा सकता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और एक इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके सबशेल में है, और दूसरे हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। जब ये 2 कंबाइन होते हैं तो वीबीटी ये कहती है कि जो मॉलिक्यूल बनता है, ये H2 बना ना, इस H2 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बीच में अपोजिट स्पिन से आ जाते हैं और ये पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है
ये पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस थे बच्चों, ओके। और इस तरीके से आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और बीच में क्या है इनके बीच में? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिस द H2 मॉलिक्यूल। अब आप यहाँ समझ सकते हो, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, इट इज इंटरेक्टिंग विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस से दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स होंगे ना। जब मैंने कहा था ना कि पहले न्यूक्लियस का फोर्स पहले अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ से समझ सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो दो फोर्स हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो दो और फोर्स हो गए, तो टोटल 4 फोर्स हो गए। लेकिन जब ये दोनों बिफोर कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हो, इसका न्यूक्लियस इससे न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। बट मॉलिक्यूल मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो मैंने क्या बोल दिया? दिस इज मोर स्टेबल। तो सीधी बात अब आपको समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल क्यों बनता है एटम के कॉम्बिनेशन से। बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। अभी इस ओवरलैपिंग का नाम क्या है? एक s ऑर्बिटल को दूसरे s ऑर्बिटल से मिलाया है, इसका नाम होता है SS ओवरलैपिंग। स्क्रीन क्लियर नहीं है। दिस कॉल्ड SS ओवरलैपिंग। और बच्चों को स्क्रीन क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। सर समझ में आ गई। ठीक है। नाउ अब ओवरलैपिंग यहाँ पे आई है, तो हम एक बात कह सकते हैं। ओवरलैपिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ तक सब क्लियर है? सो ओवरलैपिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और जितना ज़्यादा ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी उतना स्टेबल बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड ऑफ अ बॉन्ड, या इसको ऐसे कह सकते हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, पहला पॉइंट। और दूसरा, ओनली ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन participate in overlapping। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अदरवाइज रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। इसलिए एक एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा दूसरे एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग करेगा, सो दैट कि वो बीच में आए न्यूक्लियस के और अपोजिट स्पिन से हो जाए। ये बातें सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हैं। और ओवरलैपिंग, मान लो पहले एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s में है, दूसरे एटम का s में है, तो SS कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पहले एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में है, दूसरे में p में है, तो PP ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक में s में है, एक में p है, तो SP ओवरलैपिंग हो जाएगी। और वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो अब हम H2 मॉलिक्यूल के बारे में फाइनली क्या बोल सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैपिंग। H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय SS ओवरलैपिंग। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। देखो, अभी आप ऑक्टेट रूल में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते थे, अब हम देखो कैसे दिखा रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन से इस तरीके से शेयर होता है बीच में। तो अब बहुत करेक्ट पिक्चर जो है आपके सामने आ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और समझना है।
चलो पहले मैं बताता हूँ आपको दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, तो फिर से हम बोलेंगे एक H एटम दूसरे F एटम से कंबाइन करेगा और HF बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये पता करो कि इस H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, क्योंकि बेसिकली ये सिंबल कंबाइन नहीं करते, उनके ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। तो इस H का कन्फिगरेशन है 1s1 और दूसरे H का, दूसरे एटम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, फ्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p5। तो देखो ये 1s पूरा भरा हुआ है, ये 2s पूरा भरा हुआ है और ये 2p भरा हुआ है। पहली बात तो देखो नाम क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मीन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वही पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो देखना पड़ेगा कि उसमें अनपेयर्ड कौन है, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में से 2s पूरा भरा हुआ है और 2p जब आप लिखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर इसके पास एक अनपेयर्ड है, तो इसका 1s इसके 2p से कॉम्बिनेशन करेगा। ठीक है, और इस 2p का नाम क्या हो सकता है, इस 2p को आप कुछ भी बोल सकते हो, इट में भी p। अब ऐसे मत सोचना कि ये px होता है, ये py होता है, ये pz होता है, ये इट में बी एनीथिंग, आप इसको px मान लो। ठीक है, तो ये इसका 1s इसके px से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो px कैसे बनाते हो आपको पता है, अगर ये एक्सिस x है तो px इसके अलॉन्ग ऐसे बनाओगे, अगर एक्सिस y है तो py को ऐसे बनाते हो आप लोग, दिस इज py, और एक्सिस अगर z है दिस इज pz, ऑल यू नो दैट। तो आपने सीखा कि इसका s ऑर्बिटल f के उस p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा जिसके पास अनपेयर्ड है, और वो अनपेयर्ड को हम किसी भी एक्सिस में मान सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन कंसीडर दिस इलेक्ट्रॉन एट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस और चॉइस। अब देखो, लेकिन हमको एक बात और पता है कि ओवरलैपिंग तभी अच्छी होगी जब वो ज़्यादा हो। मैक्सिमम ओवरलैपिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कराना पड़ेगा, जिससे कि दो ऑर्बिटल ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। तो देखो ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल हैज़ ऑल डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, और p ऑर्बिटल जो हमने px लिया है, अगर मैं इस एक्सिस को x ले लूँ तो p ऑर्बिटल इसी के अलोंग बनाओगे, और इस तरीके से देखो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई, ये इसका न्यूक्लियस था और ये s ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है अनपेयर्ड, इसे s ऑर्बिटल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ये बीच में देखो आकर के इस तरह इनके न्यूक्लियस के बीच में आ गए, और ये आपका HF मॉलिक्यूल बन गया। तो ओवरलैपिंग किसके अलोंग हो रही है, अलोंग x एक्सिस, है ना। ओवरलैपिंग विल बी मैक्सिमम इफ it takes place along x axis। अगर ये along x axis हो तो ये मैक्सिमम होगी। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस अनपेयर्ड को py मान लूँ, मान लो कि ये अनपेयर्ड py में है या ये py ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग कब मैक्सिमम हो सकती है, जब वो y एक्सिस के अलोंग हो। तो सपोज दिस इज y एक्सिस, s ऑर्बिटल ये बना लिया हमने, और इसको हमने py मान लिया है, तो फिर ओवरलैपिंग y एक्सिस के अलोंग कराएंगे, क्योंकि ये y के अलोंग इसके हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकता है। तो देखो ये p ऑर्बिटल आया इस तरीके से, और यहाँ पे दोनों के अनपेयर्ड आ गए, इसका न्यूक्लियस, और ओवरलैपिंग हो गई। जब ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होती है तो इसे बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, when overlapping takes place along axis then it is called head to head overlapping।
अगर आप ये सोचो कि मैं इसको पी एक्स मान लूँ, ये एस ऑर्बिटल है और एक्सिस में वाई ले लूँ, तो एस ऑर्बिटल तो कोई दिक्कत नहीं है, एस ऑर्बिटल को आप वाई में बनाओ, एक्स में बनाओ, जेड बनाओ, वो स्फेरिकल है। लेकिन अगर मैं पी एक्स इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है उसको मैंने पी एक्स में मान लिया और ओवरलैपिंग वाई एक्सिस में करा रहा हूँ, तो पी एक्स पी वाई पी जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप ऐसे बनाओगे पी एक्स को वाई के लॉन्ग, और ये इसका न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, कहाँ ओवरलैपिंग हो पाएगी? ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ से क्या सीख रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में हो एक्सिस वही लेनी चाहिए फॉर मैक्सिमम ओवरलैपिंग, जिससे कि फेस टू फेस उनके बीच में कॉम्बिनेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो सके, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको फाइनलाइज करता हूँ। S और P, sorry, HF molecule is formed by sp overlapping. This is called sp overlapping. HF molecule is formed by sp overlapping. अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल। फिर से मैं बोलूँगा, दो F जब कंबाइन करेंगे तो F2 बनेगा। अब देखो कि आपको पता है कि ओवरलैपिंग में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स किस सबसेल में है। सो 1s2 2s2 2p5, दिस इज 1s2 2s2 और ये अनपेयर है। ठीक है, 2p में एक ये अनपेयर हो गया। दूसरे P के पास भी एक अनपेयर है, तो देखो मैं आउटर लिख रहा हूँ, एक अनपेयर इसके पास है और एक अनपेयर इसके पास है। ठीक है बच्चों, अब इस अनपेयर को मैं अगर px मानता हूँ तो इस अनपेयर को भी px मान लो आप, सो दैट कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सके इनके बीच में। और ओवरलैपिंग किसके अलोंग करानी चाहिए मैक्सिमम होने के लिए? x के अलोंग करानी चाहिए। तो एक्सिस हमारी x है, तो px इसी के अलोंग बना दोगे ऐसे, और दूसरा px भी इसी के अलोंग बनेगा इस तरीके से। और देखो ये दोनों अनपेयर जो थे उन बीच में आ गए, और इसका फर्स्ट का न्यूक्लियस, ये सेकंड का न्यूक्लियस। हमने किसके अलोंग ओवरलैपिंग कराई है? ओवरलैपिंग अलोंग x एक्सिस। और जब इस तरह फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है, हेड, इसे बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग में मैथमेटिकल एक टर्म यूज करते हैं इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, उस सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, लिनियस पॉलिंग और उनके कोवर्कर ने ये थ्योरी दी थी। तो जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको हम सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी दो एटम कंबाइन करते हैं तो पहली प्रायोरिटी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होने की होती है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में एक पॉइंट आप समझ लो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, अगर मैं इसको इसे दिखाऊं तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना वो इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में प्रेजेंट है, सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये देखो यहाँ पर इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी एक्सिस में प्रेजेंट है। तो इसलिए जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर एक बात और समझना है कि अगर दोनों px हैं तो मैं एक्सिस y अगर लूँ ओवरलैपिंग कराने के लिए, सपोज दिस इज y एक्सिस, तो px कैसे बनाओगे? इसके परपेंडिकुलर, px py आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया। और दूसरा px कैसे बनाओगे? इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो सकती है इस तरीके से।
तो जब दो पी ऑर्बिटल हो और एक्सिस वाई हो या जेड हो तब भी ओवरलैपिंग हो सकती है, और इस ओवरलैपिंग का नाम होता है पार्शियल ओवरलैपिंग। पार्शियल ओवरलैपिंग, दिस कॉल्ड पार्शियल ओवरलैपिंग, या इसको बोल सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। सो F2 बनाने के लिए यू हैव टू चॉइस, इधर यू कैन डू हेड टू हेड ओवरलैपिंग और पार्शियल ओवरलैपिंग। अगर इन दो चॉइस में से मुझे एक सेलेक्ट करना हो तो हम कौन से सिलेक्ट करना चाहेंगे बच्चों? हेड टू हेड, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। लेकिन जब कभी कभी इसका ये भी ओवरलैपिंग होती है, तो जब भी ओवरलैपिंग इस तरीके से हो तो उस बॉन्ड का नाम होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड किसे कहा जाता है? देखो, पाई बॉन्ड उसे कहा जाता है, देखो ध्यान से, इसको मैं अगर एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, देखो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो ये आप देख रहे हो फ्लावर की तरह, ये क्या होता है? ये सब जब बनाते हो लोब्स वगैरह, क्या दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटर न्यूक्लियस के अबव एंड बिलो प्रेजेंट हो देन इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग में along the axis present हो then it is called sigma bond। इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ यहीं पर कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो व्हाट विल यू से? सर एक बार पाई बॉन्ड बताना। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, वेरी गुड। ओके, पाई बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पर न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो होती है जो हम चूज करते हैं खुद ही, जिसमें हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पी ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसी को पाई बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि ओवरलैपिंग जब पार्शियल ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड। ये मैथमेटिकल टर्म है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अब मुझे जल्दी से बताओ F2 मॉलिक्यूल किस ओवरलैपिंग से बनता है? PP ओवरलैपिंग, राइट? इसका P इसके P से ओवरलैप कर रहा है तो PP ओवरलैपिंग। तो जल्दी से जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। H2 molecule is formed by SS overlapping. HF molecule is formed by SP overlapping और F2 molecule is formed by PP overlapping। इस चैप्टर की एक खास बात क्या है कि इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट जनरेट होते हैं। मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता था, लिखो बच्चों टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, लेकिन वो इस तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। एक एक मॉलिक्यूल दे करके आपको ओवरलैपिंग कौन कौन सी होती है वो क्रिएट करा रहा हूँ। यही इस चैप्टर में डिफरेंस है अदर चैप्टर से। चलो, तो हमने H2 फॉर्म कर लिया, HF फॉर्म कर लिया, F2 फॉर्म कर लिया, नाउ विल फॉर्म O2 मॉलिक्यूल्स। यस, एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, सिमेट्री की वजह से। साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओके सर। आपको मैंने कहा ना पी ऑर्बिटल में लोब दोनों साइड होता है। दो पी ऑर्बिटल जब ऐसे बनाते हो तो यहाँ पर ओवरलैपिंग से करा सकते हो, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि हमने एस ऑर्बिटल ऐसे बना दिया और एक पी ऑर्बिटल ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं, आपको इसे लग रहा होगा, लेकिन इनकी शेप्स ऐसी होती हैं एस और पी की कि ये आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इससे दूर होता है, इस वजह से ओवरलैपिंग साइड वाइज नहीं हो पाती। तो एस ऑर्बिटल, बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा मैंने, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, एस ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकता है बस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 3 मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल।
फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अगेन थोड़ा फास्ट करते हैं। O प्लस O से कॉम्बिनेशन से O2 बनेगा। अब देखो जल्दी से कि O में कहाँ पे अनपेयर्ड है, तो 1s2 2s2 2p3 सॉरी 2p4। इस P के पास 4 हैं और ये 2 अनपेयर्ड हैं। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, O का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 होता है बच्चों। इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। समझे ना? ये देखो टोटल इसकी वैलेंस सेल क्या है, 2s2 2p4 है, टोटल 6 है, लेकिन 2 अनपेयर्ड हैं। यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो देखो ध्यान से 2p और यहां पर 2p जब ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब देखो इस अनपेयर्ड को मैंने अगर x मान लिया, ये y में है, ये x मान लिया, ये y में है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड है, दोनों को तो x में नहीं मान सकते ना बच्चों। तो एक px है, एक py में है। फाइन। अब एक्सिस क्या लें यहाँ पर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लें जिसके अलोंग हमको ओवरलैपिंग कराना है। तो देखो अनपेयर्ड इनके x में भी है और y में भी है, तो फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप x ले लो या y ले लो। तो लेट की इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस जिसके अलोंग हमको ओवरलैपिंग करानी है। तो px कैसे बनाओगे इसमें, ये px तो इसका ऐसे बन गया, दिस इज द न्यूक्लियस, और दूसरे का px भी इसी के अलोंग बन गया, और ये क्या हो गया आपको ओवरलैपिंग, इसका न्यूक्लियस और इनके बीच में यहाँ पे क्या हो गई ओवरलैपिंग, ये अनपेयर्ड आ गए और ये ओवरलैपिंग हो गई इस तरीके से। यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ। अब पी वाई कैसे बनाओगे, एक्स एक्सिस में पी वाई तो परपेंडिकुलर बनेगा, तो दिस इज द पी वाई एंड दिस इज द पी वाई, ये आपस में पैरेलल है ना, इस तरीके से पैरेलल है। और जब 2 पी ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं तो वो पास आकर के ओवरलैपिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, एटम एक इतना बड़ा नहीं होता बच्चों। तो जब भी 2 पी ऑर्बिटल से पैरेलल होंगे तो समझ लेना कि ये पास आकर एक दूसरे को टच कर सकते हैं और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है। तो जब हेड टू हेड हो रहे हैं दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और जब इस तरह ऊपर नीचे हो रहे हैं तो दिस इज ए पाई बॉन्ड। तो मैं आपसे कहूँ कि जब O2 मॉलिक्यूल बना है तो टोटल कितने बॉन्ड बने हैं, 2, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। इसलिए देखो जब हम लुईस के अकॉर्डिंग करते हैं तो याद करो हम लोगों ने O डबल बॉन्ड O बनाया था, अभी भी डबल बॉन्ड है, लेकिन अब हम ये क्या समझ रहे हैं कि डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा प्लस 1 पाई होता है। ये अब हम लोग समझ रहे हैं बाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि जब भी सिग्मा एंड पाई होता है तो मतलब कि 2 बॉन्ड, और उन 2 बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड्स दिखा रहे हैं। तो ये 2 लाइन जो होती है ना बच्चों, ये 2 लाइन जो दिखाई जा रही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये 2 लाइन का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल हो गया। अब मैं फिर से पूछूं O2 मॉलिक्यूल कैसे बना है, तो अगेन यू विल से O2 मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय PP ओवरलैपिंग। लेकिन जो PP ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरीके हो सकती है, हेड टू हेड या साइड वाइज। यहाँ पर हेड टू हेड और साइड वाइज दोनों हो रही हैं क्योंकि 2 अनपेयर्ड थे, इस वजह से। जब मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड हो ना बच्चों, 2 एटम में, जब 2 एटम में एक अनपेयर्ड हो तो हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। जब 2 अनपेयर्ड हो तो फिर एक सिग्मा और दूसरा पाई बनेगा, क्योंकि एक्सिस तो हम एक ही ले सकते हैं। और जब 3 अनपेयर्ड हो जाएं 2 एटम में अलग अलग, तो फिर एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बन जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल में लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अगेन सी नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, क्या बनेगा इससे N2। नाउ नाइट्रोजन का लास्ट में क्या आएगा, नाइट्रोजन होता है 2,5। ये बात क्लियर है। इसके 5 में से 3 अनपेयर्ड होते हैं लास्ट में, कैसे, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ये देखो 2s भरा हुआ है, 2p में 3 अनपेयर्ड है।
अब इसके अनपेड किसे मान लो, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लोगे बच्चों, तीनों एक्सिस में अनपेड है तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सपोज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज अ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका पी एक्स इसके पी एक्स से ओवरलैपिंग करेगा और ये देखो इनके दोनों अनपेयर्ड बीच में आ गए से, और कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। अब पी एक्स बाई पी जेड सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो पी वाई कैसे बनाओगे, सपोज दिस इज अ पी वाई, तो इसके पी वाई से क्या बनाएगा ये पाई बॉन्ड। और पी जेड कैसे बनाओगे, ये पी जेड है, ये इसका पी जेड है, ये आपस में क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो कितने बने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, तो वी हैव 1 सिग्मा 2 पाई, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए 3। इस नाइट्रोजन में कैसे दिखाते हैं, एन ट्रिपल बॉन्ड एन 3 बॉन्ड, जब भी 3 बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अगर मैं बच्चों आपसे ये कहूँ कि थ्योरेटिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमें कुछ पॉइंट समझाइए, तो क्या बोलना पसंद करोगे, आप क्या बताना चाहोगे। इस चैप्टर में क्या हर थ्योरी आराम से क्लियर होती रहती है, तो आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम इज मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी during formation of molecule overlapping between the orbital takes place. What is overlapping? Overlapping is a combination of atomic orbitals. According to valence bond theory, orbitals having unpaired electrons participate in overlapping. तो ये सारे पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कि मैं 4 लाइन समझा दूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे चीज़ें हैं, सारे पॉइंट्स हैं जो कि निकल के आपके सामने आ रहे हैं। तो देखो हमने H2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट किया था एंड वी हैव डन अप टू N2 मॉलिक्यूल्स। तो अब तो ये पहले बता चुका था लेकिन मुझे वापस रिवाइज करना पड़ा। अब इसके बाद चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग उसमें आ जाएगा, बहुत ध्यान से आपको समझते रहना चीज़ों को। देखो पहले जो अभी तक पढ़ा इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपने पहले भी किया है। तो जैसे मैं पूछूं कि ये मॉलिक्यूल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो आपने 11th में थोड़ी ऑर्गेनिक पढ़ी है, तो कोई बता सकता है कि इस मॉलिक्यूल का नेम क्या है। प्रोपीन। खुशी आपने प्रोपीन बताया ना, तो जोर से नहीं बोल सकते यस सर। प्रोपाइन। प्रोपाइन। इन डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड आइन होता है, कम से कम इतना सबको पता होना चाहिए। दिस इज द इन एंड दिस इज द आइन। सर वो डबल ही स्क्रीन थोड़ी मेरे पास। अच्छा अभी ठीक है स्क्रीन, अभी स्क्रीन ठीक है। यस मास्टर है फोन तोड़वा देता है। कुशल अपने आप को अनम्यूट करो। कुशल देख हमारे ने मैंने ना निकाला ना कि मैं क्यों मालूम कर रहा हूं? मैं फिर मैंने निकालो है फिर आपने निकाला जो मैं आपसे बच्चे हैं, इनको पता नहीं कि कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, कुछ भी अपना कर रहे हैं। और मम्मी क्लास के बाद बताऊंगा उसके बाद।
इसका नाम प्रोपाइन है या ट्रिपल बॉन्ड है? मैं पूछूं इसमें हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट? ओके, इसमें कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड हैं? सर 6 सिग्मा 1 sigma सिग्मा 2 पाई ओके, तो पहले ओके फाइन फाइन, पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। सिग्मा 2 तो 3 एच को आप ऐसे लगाओगे, सी और ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पर एक एच ऐसे लगाओगे। हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। ऑल यू नो दैट। सिग्मा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस 2 पाई। देखो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा प्लस 2 पाई, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा हो गए? 1 2 3 4 5 6, और पाई कितने 2। तो इस मॉलिक्यूल में इसका आंसर क्या हुआ? इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 सिग्मा और 2 पाई हुए। और ये सब काउंट करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे सेकेंड क्वेश्चन में लेता हूँ, NH2CONH2 यूरिया मॉलिक्यूल, और बताना इसमें हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट्स? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट यूरिया मॉलिक्यूल में? So first you need to open the structure. किसी ने आंसर बता दिया अभी? 7 sigma and 1 pi. Okay. So N H H C double bond O N H और H. सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है सिग्मा प्लस पाई। तो टोटल आपके हो गए 6 सिग्मा प्लस 1 पाई। नो नो सर 7 sigma 7 सिग्मा प्लस 1 पाई। आप में से किसी को इस मॉलिक्यूल का नाम पता है क्या? आप में से कोई इस मॉलिक्यूल का नाम जानता है? अच्छा, इस मॉलिक्यूल का नाम तो सभी जानते हैं ना? इसका नाम तो सभी जानते हैं? बेंजीन बेंजीन बेंजीन, वेरी गुड। ये बेंजीन है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6 होता है ना? दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम इस तरह से मर्ज करके लिखते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और कार्बन टोटल बॉन्ड कितने होते हैं ये सबको पता है? कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कितने बॉन्ड फॉर्म करता है मैक्सिमम? 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कार्बन के अभी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 1 और यहाँ पे 2। तो चौथा बॉन्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से। तो सभी जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये इसको मैंने पहले भी पूछा था आपसे, इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई हैं? तो आप काउंट करोगे, इसमें काउंट कर लेना। तो इसमें 12 सिग्मा और 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 3 पाई, क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो आप इसका आंसर मैच कर लेना बाद में। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई होने चाहिए। इस मॉलिक्यूल को नहीं सुना होगा आपने? सर ये शायद नेफ्थलीन है। हाँ, इसका आंसर सही है। दिस इज द नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल देखिए, नेफ्थलीन मॉलिक्यूल होता है। और आपको अब बताना है कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। और कार्बन के बॉन्ड 4 रखने हैं। देखो इस कार्बन जो सेंटर कार्बन है, इसके बॉन्ड तो ऑलरेडी 4 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो 2 बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये हो गया और 1 बॉन्ड ये हो गया।
इस कार्बन के डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो इसका वही जो है 4 बॉन्ड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। अदर सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा, ये आपको ही करना है। अदर सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा। नाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद ही कर लेना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। सर 19 सिग्मा और 5 9 सिग्मा आएंगे। सिग्मा 9 कैसे हो सकते हैं जब 12 सिग्मा यहाँ पे है? 19 ओके ओके, सभी लोग कंफर्म करो, क्योंकि मैं तो काउंट नहीं करने वाला इसमें। आप खुद ही कंफर्म करो। अगर सभी का 19 सिग्मा, देखो पाई बॉन्ड तो मैं बता सकता हूँ 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा आप बताओ। पाई मैंने बता दिया। 9 स्टिग्मा है सर, 19 स्टिग्मा। ओके, 5 पाई बॉन्ड्स, 19 सिग्मा, बट मैं नहीं लिख रहा अभी, मुझे कंफर्म नहीं है। 19 सिग्मा बॉन्ड्स। अमन बेटा 19 ही आ रहा है क्या? ओके ठीक है, तो ये तो थे फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग इंटर करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं BeF2, फॉर्मेशन ऑफ BeF2। बेरिलियम डाइफ्लोराइड। अब जब इसको फॉर्म करना होगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, फिर ये देखना पड़ता है कि सेंट्रल एटम कौन है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? बेरिलियम। तो बेरिलियम विल बी सेंट्रल एटम, और जो सेंट्रल एटम है उसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यू विल राइट 1s2 2s2, और ये सेकेंड पेयर का एलिमेंट है। सेकेंड पेयर में 2s 2p दोनों होते हैं, तो यहाँ पे 2s2 है, इसके बाद 2p भी होगा, लेकिन 2p में इलेक्ट्रॉन 0 है। अब मैं 2s2 को ऐसे दिखा सकता हूँ, वैलेंस शेल को दिखाना है आपको। तो ये 2s2 हो गया और ये 2p हो गया, बट 2p पूरी तरीके से वैकेंट है। अब मुझे इतना जी बताना आप लोग, इस बेरिलियम को 2 फ्लोरीन से ओवरलैपिंग करना है, तो बेरिलियम के पास कितने अनपेड होने चाहिए? 2 अनपेड। 2 एटम से कंबाइन करना तो 2 अनपेड चाहिए, लेकिन अभी इसके पास कितने अनपेड हैं? 0। इट हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में नहीं बनेगा। इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक साइड करना पड़ेगा। इसको समझाना पड़ेगा कि बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड बनाओ। और जब इसको एक्साइट करेंगे तो इसके अंदर एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो 2 अनपेयर्ड है ना इलेक्ट्रॉन से, ये अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो अगर मैं बेरिलियम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं, कभी कभी कुछ समझाने से भी एनर्जी आ जाती है। आप इसको रियल लाइफ में देख सकते हैं कि वो एनर्जी जो खाना खाने से या कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने से या इस तरह नहीं आती है, जो किसी के मोटिवेशन से आ जाती है। वैसे यहाँ पर है कि बेरिलियम को मोटिवेट किया गया है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और इसके पास एनर्जी आ गई। तो क्या हुआ कि इसका जो एक अनपेयर्ड है, इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो 2p में चला गया एनर्जी गेन करके, तो ये बन गया 2s1, और ये क्या हो गया आपका 2p1। और ये मैं कब लिख रहा हूँ? एक्साइटेड स्टेट में। तो एट एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम हैज 2 अनपेयर्ड। करण आप म्यूट करें अपने आप को, एक तो मैं इन चीज़ों में बड़ा परेशान रहता हूँ। एट एक्साइटेड स्टेट
बेरिलियम हैज़ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एट ग्राउंड स्टेट इट हैज़ 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग करने के लिए ये S तैयार है 2S, और इसके बाद ये 2P प्रिपेयर है ओवरलैपिंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन इन दोनों को किससे ओवरलैपिंग करनी है, फ्लोरीन से। और फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन इज 2s2 2p5। सतीश म्यूट करना, आपको बहुत बोलना पड़ता है। फ्लोरीन 2s2 2p5 है। फ्लोरीन के पास एक अनपेयर है, और ये बेरिलियम इस अनपेयर से ओवरलैपिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बता सकते हैं बच्चों प्रॉब्लम क्या है, कि 2 फ्लोरीन में से एक बेरिलियम, तो एक बेरिलियम सॉरी 2 फ्लोरीन में से एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल एस से ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, और एक फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल को पी से ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। और आपको पता है 2s और 2p में एनर्जी का डिफरेंस होता है। आप बार रूल से पता है आपको, आप लोगों को 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल। तो फिर 2 सेम फ्लोरीन एटम को आप अलग अलग ऑर्बिटल से कैसे ओवरलैपिंग कराओगे, और सिमेट्री भी नहीं बन पाएगी वैसे भी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, बेरिलियम के जो 2 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, इनकी एनर्जी को इक्वल करना पड़ेगा। जब इन दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी, तब जाकर के F से ओवरलैपिंग हो पाएगी। इस एनर्जी इक्वल करने के कंसेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी आप लोगों की क्लास है ना फिजिक्स की,